नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 20 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये वीडियो में थोड़ा सा देर हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से सीधा सवाल पूछा जाएगा। आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरह के टॉपिक हैं आज, और साथ में आज मैं पूरी कोशिश करूँगा। आज टेस्ट भी है आप लोगों का, मॉडर्न हिस्ट्री का आज टेस्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री के शानदार सवाल बनाए गए हैं, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। जो लोग पेड ग्रुप में ऑलरेडी ऐड हैं उनके लिए 500 प्राइस है, और अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो 650 प्राइस है। लेकिन टेस्ट बहुत ही शानदार है, यकीन मानिएगा। उस तरह का नहीं है, बाकी सभी कोचिंगों का टेस्ट हमने देखा, बहुत हाई लेवल के टेस्ट बनाए हैं उन्होंने। उस तरह का भी नहीं होना चाहिए, बहुत लो लेवल भी नहीं होना चाहिए, मध्यम स्तर का टेस्ट रखा है हमने। कुछ सवाल आपको बहुत ही कठिन दिखेंगे, कुछ सवाल आपको बहुत आसान दिखेंगे, लेकिन मॉडरेट लेवल के सवालों की संख्या अधिक है। ट्रिकी है, एलिमिनेट कर सकते हैं, उस प्रकार के सवाल हैं। उसके अलावा आप अगर 71 बीपीएससी को लेकर ऐड होना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, या 70 बीपीएससी के लिए भी करना चाहते हैं, तो भी आप 71 वाले ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें ज्योग्राफी चल रहा है। 9th का ज्योग्राफी शुरू होने वाला है, आंसर राइटिंग। तो जिन्होंने 70 के लिए कुछ नहीं लिखा, कम से कम ज्योग्राफी वगैरह लिख लेंगे अभी से 1-1.5 महीना, तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। जो लोग 71 के लिए हैं वो भी कर सकते हैं 299 पर मंथ में। अगर आप मंथली है, मंथली शुरू कर दिया अब इसमें मैंने, मंथली में भी आप जुड़ सकते हैं 299 पर मंथ में। यूट्यूब से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 महीने का लेंगे तो आपको 50 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, कम प्राइस पड़ेगा आपको। तो आप इससे जुड़िएगा। अभी ज्योग्राफी चल रहा है, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करेंगे, फिर GS1 GS2 पर आएंगे। निबंध लेखन तो साथ में चलता ही रहता है। तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब से भी ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको ऐड कर दूँगा। ओके, ज़रूर जुड़िएगा। अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है 71 के लिए, मस्ट होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको। ओके, चलिए देखते हैं हेडलाइन क्या है और मुख्य न्यूज़ क्या है। मुख्य न्यूज़ में आज हम लोग नमामि गंगे और गंगा जी से जुड़ा हुआ, मतलब कि भारत में सैनिटेशन को, जल स्वच्छता को लेकर कुछ उपाय किए गए हैं, उसको ज़रा हम लोग देखेंगे। G20 में घोषणा की हमने, लेकिन हमारे 2 मंत्रालय जो हैं वो लड़ रहे हैं, एक हेल्थ मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री ने थोड़ा सा हवाबाजी कर दिया, G20 बड़ी बड़ी बातें कर दी। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको पैसा ही नहीं दे रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रहा है कि हमारे पास पैसा ही नहीं, हम पैसा ही नहीं देंगे। तब ये मामला थोड़ा सा फंस गया है, इसको भी देखेंगे। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और टर्मिनोलॉजी कई सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके साथ साथ और भी कई सारे न्यूज़ हैं। देखिए एक एक करके देखते, पहले हेडलाइन पढ़ते। हेडलाइन क्या है तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि US की जो स्पीकर महोदया हैं, ये पिछले साल ताइवान चली गई थी, इस पर विवाद हो गया था वहाँ पर। अब ये क्या कर रही हैं तो दलाई लामा जी से मिल रही हैं। दलाई लामा तिब्बत के एक्चुअल धर्म गुरु हैं। एक्चुअल धर्म गुरु का मतलब क्या है? 1960 के आसपास जब माओ त्से तुंग की जो सेना है उसने अवैध कब्जा करना शुरू किया तिब्बत पर, जो नेहरू जी के जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, उन्होंने उसको आंख मूंद कर देखा और उसको बोला कि क्या है, कुछ भी तो नहीं है, ये तिब्बत ही तो था। तो तिब्बत पर जब उन्होंने कब्जा किया तो उस समय क्या हुआ, तो चूँकि कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट धर्म को नहीं मानते हैं, जबकि तिब्बत जो है बुद्धिज़्म का गढ़ है तिब्बत, तो वहाँ से सारे बुद्धिस्ट लोग भागकर कहाँ आ गए, तो भारत में सारे के सारे आ गए। दलाई लामा वर्तमान में धर्मशाला में रहते हैं। अगर आप दिल्ली आएंगे तो यहाँ पर एक जगह है मजनू का टीला। दिल्ली में कौन सी जगह है? मजनू का टीला। इसको भी मिनी तिब्बत कहा जाता है। बहुत सारे तिब्बतियन रिफ्यूजी यहाँ पर निवास करते हैं। कहाँ पर? तो मजनू के टीले के इलाकों में। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये सब प्रवास करके कहाँ से आए, तो चाइना से भागकर उनको आना पड़ गया भारत, क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सरप्रेस किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, मारा जा रहा था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो दलाई लामा जो होते हैं तिब्बत में बौद्धिज़्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। और दलाई लामा का जो चुनाव होता है ना गुरु, ये बहुत ही अद्भुत तरीका है। आपको यकीन नहीं होगा कि साइंस के ज़माने में ऐसा भी होता है क्या? क्या होता है बताएं आपको। मठ के कुछ अधिकारी निकलते हैं यात्रा पर, दलाई लामा से जुड़ी हुए जो सामान है, जैसे इनका चश्मा हो गया, चप्पल हो गया, वस्त्र हो गया, इन सभी चीज़ों को लेकर निकलते हैं। आपको पता है फिर क्या होता है? अलग अलग गाँवों में घूमते हैं, अलग अलग बच्चों के सामने उस सामान को रखा जाता है डुप्लीकेट के साथ में मिक्स करके। एक बच्चा मात्र होता है जो दलाई लामा के सभी उत्पादों को पहचान लेता है, उनके सभी जो यूज़फुल काम के उनका जो सामान है
जल्दबाजी में हूँ इसलिए शब्दों की हेराफेरी हो रही है। दलाई लामा से जुड़े हुए सामान को वो छोटा सा बच्चा कोई 7-8 साल का पहचान लेता है, वो नेक्स्ट दलाई लामा घोषित किया जाता है। ओके, तो ये नेक्स्ट दलाई लामा बन जाता है। चाइना क्या कर रहा है, जो ओरिजिनल दलाई लामा नेक्स्ट होने चाहिए उनको फ्री नहीं कर रहा है, उनको ढूंढने नहीं दे रहा है, और अपना एक नया बनावटी दलाई लामा भी खड़ा कर रहा है, क्योंकि ये दलाई लामा जो इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और आने वाले समय में इनका पद खाली होगा, तो नए दलाई लामा कौन बनेंगे इसको लेकर विवाद है। तो इसलिए चीन परेशान रहता है जब भी कोई दलाई लामा से मिलता है, क्योंकि तिब्बत में अभी भी उसका अवैध कब्जा माना जाता है। तिब्बतियन लोगों को मानते हैं कि अवैध कब्जा है और वहाँ के लोग भारत में रहते हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत में रहती है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत में रहती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम परसों ही हुआ था। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गए थे देने के लिए, और जैसे ही एग्ज़ाम कैंसिल हुआ सब ने बोला कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था। जैसे ही एग्ज़ाम कैंसिल हुआ सब ने बोला कि मैं तो इस बार जीआरएफ निकाल रहा था। देखिए अपने देश की स्थिति, शिक्षा मंत्रालय जो है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट सही नहीं करवा पा रहा है। केंद्र स्तर पर सीबीआई को जांच सौंपा गया है, लीक हुआ है पेपर लीक हो गया है। नीट का धांधली तो आपने सुना ही होगा। स्टेट लेवल पर तो कोई पेपर एक भी सही नहीं होता है। रेल मिनिस्ट्री जो है, रेल पर कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेल मंत्री जो हैं वो भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले इन 4-5 दिनों में हुए हैं इलेक्शन के पश्चात से। होम मिनिस्ट्री भी गया, रेल मिनिस्ट्री भी गया और शिक्षा मंत्रालय भी गया। तो क्या कुछ नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पर, हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, तो आज का मुख्य न्यूज़ डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए मुख्य न्यूज़ क्या है। दलाई लामा का किस्सा मैंने बताया, सर्च कीजिएगा कभी दलाई लामा कैसे अपॉइंट किया है, तो कुछ चीज़ें तो इंटरेस्ट के लिए भी पढ़िए ना, आपको बहुत ही अद्भुत लगेगा। कितने सारे तो इस पर वेब सीरीज़ है, छोटे छोटे आपको शॉर्ट वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। वैसे एक चीज़ और है, जैसे ही इनसे कोई मिलता है तो चीन उसकी बोलता है कि भाई ये गलत है, नहीं मिलना चाहिए। जैसे भारत के भी कोई बड़े नेता इनसे मिलने चले जाएं तो भी चीन को आक्रोश आ जाता है। भारत के नेता अरुणाचल प्रदेश चले जाते तो भी वो टीका टिप्पणी कर लेता है। तो ठीक है, परेशान होता रहता है वो देश, बड़ा परेशान है। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज का मुख्य न्यूज़। क्या है मुख्य न्यूज़, तो ये है आपका ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम, एनवायरनमेंट फ्लो निगरानी प्रणाली, ये शब्द ही पूछ लेगा आपसे। हाल ही में चर्चा में रहा एनवायरनमेंट फ्लो निगरानी प्रणाली किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, वहाँ पर दे देगा ऑप्शन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। आप भी खुशी खुशी मार के आएंगे, सही सोच के आएंगे, बिल्कुल सही गया है मेरा पेपर। फिर रूम पर आएंगे तो पता चला कि पास भी नहीं हो रहे हैं। यूपीएससी के पेपर जब दे के आते हैं तब यही होता है, पेपर दे के निकलते तो चेहरे की खुशी ही अलग होती है कि मेरा तो सारा सवाल सही किया हुआ है। जैसे जैसे धीरे धीरे आंसर की मिलाते हैं उनके नंबर घटने जाते। 2 दिन बाद आप उनसे पूछो पेपर कैसा गया तो बोलेंगे अच्छा नहीं गया है, अगले साल की तैयारी कर रहा हूँ। बीपीएससी में भी कदाचित यही होता है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, आज यूपीएससी का जो इस साल का 2024 का पेपर हुआ है वो अपलोड होगा। उम्मीद है कि वो उसको मैं अपलोड कर दूँगा। आधा वीडियो बन गया, आधा थोड़ा सा बनाना है। आप सवालों को देखिएगा ज़रा, आज गौर से देखिएगा, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एलिमिनेशन से लेकर किस प्रकार से फंसाती है यूपीएससी, सब कुछ मैं दिखाऊंगा। और ये भ्रम भी तोड़ूंगा कि पेपर आसान नहीं था, क्योंकि उस पेपर में आपको 20 सवाल नहीं बनाए जाएंगे। अगर आपको 69 का पेपर कठिन लगा है तो ये पेपर में आपके 20 मार्क्स नहीं आएंगे, मैं ये लिख कर दे सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने एनवायरनमेंट फ्लो निगरानी प्रणाली शुरू की है, जिसे नदी की जल की गुणवत्ता की वास्तविक समय पर निगरानी की सुविधा प्रदान करने तथा नदी पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित परियोजनाओं की निगरानी में सहायता हेतु डिज़ाइन किया गया है। वास्तविक समय पर रियल टाइम पर जल की गुणवत्ता, क्वालिटी क्या है, और नदी का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है। इकोसिस्टम में क्या आता है, नदी में मौजूद जैव अजैव जितने भी जीव जंतु हैं और अजैव घटक जो हैं वो सब स्वस्थ हैं कि नहीं, संबंधित परियोजनाओं की निगरानी में सहायता हेतु डिजाइन किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य गंगा और यमुना सहित प्रमुख भारतीय नदियों में जल संसाधनों तथा एनवायरनमेंट फ्लो के प्रबंधन को उन्नत बनाना है। गंगा यमुना सहित प्रमुख भारतीय नदी जितने हैं उन सब के लिए है गुरु। एनवायरनमेंट फ्लो का क्या तात्पर्य होता है, एनवायरनमेंट फ्लो का आशय जलीय पारिस्थितिक प्रणाली का स्वास्थ्य को बनाए रखना, इन पारिस्थितिक प्रणालियों पर निर्भर जीवों का समर्थन करने तो निश्चित समय पर आवश्यक जल की प्रवाह की मात्रा एवं गुणवत्ता की उपलब्धता से है। क्या सब बोल रहा हूँ मैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ क्या?
एनवायरनमेंट फ्लो का मतलब होता है कि उस जल में रहने वाले जितने जीव हैं और वो जिन घटकों पर निर्भर करते हैं वो सभी कुछ स्वच्छ मात्रा में उचित क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से मौजूद है कि नहीं। जैसे गंगा जी में भी सभी जगहों पर पानी बहुत कम मिलेगा आपको, क्यों? क्योंकि अभी पता है आपको कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो इवेपोरेट हो गया है, सूख गई है कई जगहों पर, तो आप पैदल पार कर जाएंगे, है ना। लेकिन थोड़े दिनों बाद बाढ़ आ जाएगी। नदियों, झीलों, आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने हेतु ई फ्लो आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इनमें महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएं मिलती रहें, इकोलॉजिकल सर्विस मिलता रहे, नहीं तो इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। अब मछलियां हैं, उनको फूड चाहिए, भोजन चाहिए, वो भोजन मिलेगा ही नहीं तो सारी मर जाएंगी या तो फिर कहीं और चली जाएंगी। पानी सूख गया तब तो और ही मर जाएंगी। एनवायरनमेंट फ्लो के प्रमुख पहलू मात्रा, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं, प्रजातियों हेतु आवश्यक जल की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित होना, समय, प्रक्रिया, प्राकृतिक जल विज्ञान चक्र के अनुसार मौसमी और अंतर्वार्षिक उतार चढ़ाव सहित जल प्रवाह में प्राकृतिक विविधताओं को संरक्षित करना, गुणवत्ता और आवृत्ति, ये सब के सब मेंटेन होना चाहिए। ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? इकोलॉजिकल फ्लो, एनवायरमेंटल फ्लो। एनवायरमेंटल फ्लो के 4 घटक। पहला घटक मात्रा सही होना चाहिए, क्वांटिटी सही होना चाहिए, टाइमिंग सही होना चाहिए, समय सही होना चाहिए, क्वालिटी भी सही होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उसमें एक निश्चित। तभी जाके किसी भी जल धारा का, किसी भी जल राशि का जो इकोसिस्टम है वो संरक्षित हो पाएगा। एनवायरनमेंट फ्लो, आज के बाद कोई सोए हुए में उठाकर बोले कि एनवायरनमेंट फ्लो क्या है तो झट से बता देना है, क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए एक बार में। समय कम है, इसलिए जब भी पहली बार पढ़ते तो ध्यानपूर्वक पढ़ा कीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। आज यूपीएससी का पेपर जब मैं आपको करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कितने गहरे फैक्ट यूपीएससी ने पूछा हुआ है यार। आप जिन सवालों को आसान समझ रहे थे वो सारे आपको कठिन लगेंगे, क्योंकि उसमें एक एक शब्द हटाते जाओ, आंसर पूरा बदलता जाता है, 180 डिग्री चेंज हो रहा है सारे आंसर। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, पेपर अपलोड होगा ही आज तो। अगला देखिए क्या है, ई फ्लो पारिस्थितिक निगरानी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या है। ई फ्लो निगरानी प्रणाली को जल शक्ति मंत्रालय के एक प्रभाग राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय। ये ध्यान में रहेगा, एनवायरनमेंट है तो कंफ्यूज नहीं होना है, जल के लिए है तो जल शक्ति मंत्रालय। यह प्रणाली संपूर्ण वर्ष गंगा के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम ई फ्लो बनाए रखने केंद्र सरकार द्वारा 2018 के जनादेश का अनुसरण करती है। जब गंगा बेल्ट में मोदी जी की सरकार को झटका लगा है तो उनको याद आया कि नमामि गंगे नामक कोई प्रोजेक्ट थी। जब शुरू में मोदी जी आए थे तो नमामि गंगे के नाम पर मुझे याद है कि ट्रेन के टिकट में 1 रुपया जोड़ कर लिया जाता था नमामि गंगे के लिए। क्यों? सब लोगों ने दिया भी, बहुत खुश थे सब लोग कि भाई गंगा का उद्धार हो जाएगा, लेकिन गंगा का उद्धार ही कर दिया इन लोगों ने। अब उनको याद है कि 2018 के जनादेश के पश्चात ये आया था कि भाई ई फ्लो बनाए रखना हमें गंगा जी में, एनवायरमेंटल फ्लो हमें गंगा जी सहित सभी जो नदियां हैं उन्हें बना कर रखना पड़ेगा, हमें ई फ्लो बनाए रखना। हमें ई फ्लो बना कर नहीं रखेंगे हम लोग तो इसका जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। जिस प्रकार से यमुना जी का कर गया, यमुना जी में आपको दूषित जल दिखेंगे। क्यों दिखते हैं? उसको संदूषित भी कहा जाता है। क्यों दिखते हैं? क्योंकि वहाँ का जो इकोसिस्टम वो लगभग में कोलैप्स कर जाता है, गंदगी इतनी ज़्यादा प्रवेश करती है उसमें कि वहाँ का अपना जो इकोसिस्टम है वो पूरा कोलैप्स कर जाता है। यह जनादेश पर्यावरण समूह की चिंताओं का जवाब था, जो बांधों के कारण नदी के पारिस्थितिकी और प्रवाह पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में था। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? रियल टाइम में ये निगरानी प्रणाली काम करती है, रियल टाइम में तुरंत देगा आपको जानकारी। जैसे अभी फ्लो कम हुआ तो तुरंत ये दे देगा कि भाई अभी फ्लो कम हो रहा है। यह प्रणाली गंगा, यमुना, उसकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता का निरंतर विश्लेषण कर अनुमति देती है। केंद्रीकृत सेंट्रलाइज इसका सिस्टम बनाया गया, सेंट्रलाइज निरीक्षण किया जा सकता है, निगरानी की जा सकती है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गतिविधियों की निगरानी में सक्षम बनाता है, जो विशेष रूप से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रदर्शन की निगरानी भी करता है। व्यापक डेटा विश्लेषण, गंगा की मुख्य धारा के साथ 11 परियोजनाओं में इनफ्लो, आउटफ्लो, अनिवार्य इनफ्लो को ट्रैक करने के लिए केंद्रीय जल आयोग तिमाही रिपोर्ट उपयोग करता है। उन सभी के आधार पर एनवायरमेंटल फ्लो निगरानी प्रणाली बनाया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। गंगा और उसकी सहायक नदी और भारत की प्रमुख नदियों में एनवायरमेंटल फ्लो को बनाए रखने के लिए। शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है आपसे कि एनवायरमेंटल फ्लो का क्या तात्पर्य है, हाल ही में चर्चा में रहा है, बताइए जरा। 8 नंबर में पूछ लेगा आपसे, तो वहाँ पर आप ऊपर ना देखें, इसलिए यहाँ पर नीचे देखिए। परिचय क्या है? नमामि गंगे कार्यक्रम आपको पता होगा 2014 जून में शुरू किया गया था। अभी मैंने आपको बताया, मुझे याद है कि ट्रेन के टिकट पर भी ये लगाया जाता था एनवायरमेंटल फ्लो, है ना।
नमामि गंगे कार्यक्रम एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन, राष्ट्रीय नदी गंगा की संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। कार्यक्रम का मुख्य स्तंभ क्या क्या थे? नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ क्या थे? शुरुआत में तो बहुत अच्छा काम हुआ इस पर, लेकिन बाद में थोड़ी सी इसमें निराशा हाथ लगी। गंगा जी साफ़ तो नहीं हो पाई जितना उम्मीद किया जा रहा था उतना, और बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। आजकल के समय में जब हम चांद पर जा सकते हैं तो अपनी नदियों को तो साफ़ कर ही सकते हैं हम लोग, उसका भी टेक्नोलॉजी हमारे पास होना चाहिए। फ्रांस की राजधानी है कहाँ? तो पेरिस। पेरिस किस नदी के तट पर है गुरु? तो पेरिस है आपका सीन नदी के तट पर। कौन सी नदी? सीन नदी के तट पर। मैंने एक रिपोर्ट देखा था एक पत्रकार महोदय का, सीन नदी सबसे साफ़ नदियों में से एक है। उसमें लोगों पर प्रतिबंध लगा हुआ है कि आप उसमें नहा नहीं सकते हैं, उसमें नहा नहीं सकते हैं क्योंकि उसका पानी गंदा हो जाएगा, और वो पानी की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको नहाना चाहिए। पानी साफ़ है उसका, गंगा की तुलना में 20 गुना ज़्यादा साफ़ है, लेकिन सरकार ने लोगों के लिए वो पानी को साफ़ नहाने के लिए नहीं घोषित किया। आप समझ सकते कितना उच्च मानक रखा हुआ उन्होंने साफ़ सफाई का। वो नदी को केवल नदी बोलते हैं, हम नदी को माता, माँ, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और उसका देखो क्या कर रखा है ना। थेम्स नदी कभी बहुत गंदी हुआ करती थी, बहुत ही गंदी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर था इंग्लैंड में, उस समय थेम्स नदी बहुत ही गंदी नदी हुआ करती थी, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने क्या साफ़ किया उसको, क्या अद्भुत नदी है वो। तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो हम तो माँ बोलते हैं। देखिए क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट अवसंरचना बनाना था जिससे गंदगी, आपके टॉयलेट की गंदगी जाती है गंगा जी में, उसको रोका जा सके। बिल्कुल सही सुना है आपने, मैंने सही बोला है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर के किनारे बांधों को मजबूत करना। फ्रंट डेवलपमेंट का मतलब होता है घूमने फिरने के लिए जगह बनाना, बेंच वेंच सब बना देना, पेड़ पौधे लगा देना, इससे खूब सुंदर बन जाए। जैसे आप अगर लखनऊ जाएंगे तो गोमती रिवर फ्रंट बड़ा ही शानदार है। नदी सतह की सफाई, सतह में जो गाद जमे हुए गंदगी है उसकी सफाई। जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण। याद रखिएगा, ये पूछ लेगा आपसे, नमामि गंगे के कौन कौन से घटक हैं। 2018-19 की योजना पूछी गई है इस बार, पेंशन वाली योजना यूपीएससी में 2019 की योजना है वो। आज कराऊंगा मैं आपको पेपर में, 2019 ईस्वी की योजना है, 2024 के पेपर में है, तो ये क्यों नहीं पूछ सकता है बताइए। वनीकरण पर भी ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए लाल कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वनीकरण, गंगा किनारे पेड़ पौधे लगा देंगे। पेड़ पौधों के हज़ारों काम होते हैं, वो पानी को भी संरक्षित करते हैं, मिट्टी को भी संरक्षित करते हैं। जन जागरूकता, लोगों को जागरूक करना है कि कृपया करके गंगा को साफ रखना सरकार से भी ज़्यादा आपकी जिम्मेवारी है। औद्योगिक प्रवाह निगरानी, इंडस्ट्री से कितना वेस्ट जा रहा है। गंगा ग्राम भी बनाया गया था, गंगा किनारे जो ग्राम हैं उनको स्वच्छ किया जा सके ताकि गंगा जी में अपशिष्ट न जाए। हालांकि अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, पर्याप्त वित्त पोषण के बावजूद नमामि गंगे कार्यक्रम अपने लक्ष्य से पीछे रह गया। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ एक शब्द, पर्याप्त वित्त पोषण के बावजूद, तो ये वित्त गया कहाँ? किसी और का पोषण कर रहा होगा। वित्त पोषण हुआ है लेकिन वो वित्त कहीं और चला गया। परियोजना क्रियान्वयन विलंब हुआ है, वित्त पोषण और बजट आवंटन में भी थोड़ी सी कमी देखी गई। 37,396 करोड़ का था, 14,775 करोड़ जारी किए 45। अपर्याप्त सीवेज उपचार क्षमता भी अपने देश में। सीवेज उपचार का मतलब होता है जो गंदगी बहकर आती है टॉयलेट से या अलग अलग जगहों से, उन सभी को उपचारित करना पड़ता है हमें, लेकिन अभी हम नहीं कर पाए। उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उनको साफ़ करके गंगा जी में बहाना है आपको। लेकिन अभी जो चुनावी यात्रा कर रहे थे कई सारे यूट्यूब चैनल, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, तो उसमें उन्होंने कैमरा ले लेकर दिखाया कि कहाँ कहाँ से गंगा जी में गंदगी आ रही है। तो हम नहीं कर पाए हैं साफ़, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, लेकिन आप योजना को भी ध्यान में रखिएगा किस प्रकार से, और एनवायरनमेंट फ्लो क्या होता है इसको भी ध्यान में रखिएगा, किस मंत्रालय ने शुरू किया है इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। देखिए अभी मैंने बोला कि चीन नामक एक देश है जो बहुत परेशान रहता है, दूसरे को भी परेशान करता है, लेकिन उसका काम है हमें परेशान करना। वो हमारा हितैषी नहीं है, वो तो चाहेगा ही कि हम भारत को घेरें। तब एक और मामला आया है घेरने का। चाइना आईज प्लान टू लिंक रेलवे अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया एक्सपेंड BRI। ये भारत है, यहाँ से CPEC गुजर रहा है। मैं अभी मैप दिखाऊंगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी अधर में लटका हुआ लेकिन गुजर रहा है। हबनटोटा बंदरगाह यहाँ पर चीन के पास में, बांग्लादेश में यहाँ पर चीन के पास में, यहाँ जिबूती में चीन के पास में,
यहाँ म्यांमार में सितवे पोर्ट चीन के पास में है। अब ये जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसमें भी रेल गुजरेगा और आपके ठीक बगल से म्यांमार से गुजरेगा। चारों तरफ से आपको घेराबंदी किया जा रहा है। सड़क रेल, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चैलेंजेज आ रहे हैं हमारे सामने, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेज आए हैं, इससे भी निपटा जाएगा। सड़क, रेल और पोर्ट के माध्यम से आपके पड़ोस में कोई पैठ बना रहा है, आपको घेर रहा है ना। देखिए क्या है, प्रपोजल टू कनेक्ट कूमिंग, ये चीन में जगह है, इन चाइना टू सिंगापुर वाया मलेशिया एंड थाईलैंड। हम ये जो चीन है क्या प्लान कर रहा है कि रेलवे लिंक के थ्रू में कूमिंग, चाइना के एरिया है, चाइना के पूर्वी भाग में स्थित है कूमिंग, वहाँ से मलेशिया और थाईलैंड होते हुए सिंगापुर तक हम अपनी कनेक्टिविटी को ले जाएं। भारत सरकार भी इसमें रोड वगैरह का निर्माण कर रही है, आपको पता होगा। मणिपुर और मिजोरम के क्षेत्रों से हमने भी सोचा है मलेशिया तक हम रोड बनाएं, एक्सपेंड करें, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी धीमे चलता है, बहुत ज़्यादा धीमे चलता है। अलग अलग जगहों पर कमियां आ जाती हैं, फंडिंग वगैरह की कमी रहती है, इसलिए हमारा प्रोजेक्ट धीरे चलता है। इन्होंने भी सोचा है और इन्होंने शुरू करने का भी सोचा है। दरअसल में चीन जो है मलेशिया और जो सिंगापुर जैसे देश हैं, इनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर में से भी एक है और RCEP का भी मेंबर है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें साउथ ईस्ट एशिया जो है, साउथ ईस्ट एशिया है, इसके कई सारे देश शामिल हैं इसमें RCEP में, और चाइना भी शामिल है। इनके बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने पीक पर है। भारत RCEP में शामिल नहीं हुआ। अब चीन की अगली पहल है कि BRI का एक्सपेंड रेलवे के थ्रू में साउथ ईस्ट एशिया में किया जाए और वहाँ पर अपने पैठ को बढ़ाया जाए। मैं आपको दिखाता हूँ मैप, फिर आपको और स्पष्ट हो। ध्यान से देखिए इस मैप को, यही वो मैप है जिसमें आपको दिखेगा कि जो ब्लू कलर बना हुआ ये मैरीन रूट है, ये समुद्री रूट है, ये समुद्री रूट है, ठीक है। और ये जो ब्लैक बना हुआ है ये क्या है, तो रेल और सड़क का रूट है, रेल और सड़क का रूट है, रेल और सड़क का रूट है। अब देखिए मोतियों की माला उन्होंने हमें पहनाया चीन वालों ने, जिसमें यहाँ पर उसका एक बंदरगाह है, सामरिक रूप से एक बांग्लादेश में भी है, एक म्यांमार में भी है, उसके अलावा एक जिबूती में भी है, जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, एक ग्वादर पोर्ट भी है उसके पास में। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ध्यान से आपको इस प्रकार से दिखेगा, ध्यान से आपको इस प्रकार से दिखेगा। इसको भी इसमें जोड़ दीजिए, बाकी ये इलाका तो उसके पास है ही, तो आपको भारत एक तरह से घिरता हुआ दिखेगा। अब उन्होंने क्या प्लान किया है, अब उन्होंने प्लान किया कूमिंग यहाँ पर है चीन में, कूमिंग, एक मिनट रुक जाइए किसी और कलर से बनाता हूँ। यहाँ पर है कूमिंग, यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया को, यहाँ पर है सिंगापुर, सिंगापुर बिल्कुल यहाँ पर है, विषुवत पर पड़ता है सिंगापुर, आपको पता होना चाहिए, विषुवत पर है। तो ये विषुवत के पास जो सिंगापुर स्थित है वहाँ तक रेल लाइन का विकास करना, रेल लाइन का विकास करना। हमने सोचा ही था कि हम म्यांमार से आगे बढ़कर मलेशिया तक हम अपने रेल लाइन को लिंक को ले जाएंगे, रेल और सड़क को, लेकिन अभी हम नहीं ले जा पाए हैं, अभी हम विचार कर रहे हैं। सड़कों का निर्माण तो कुछ हद तक हमने किया है, सड़कों का निर्माण हमने बिल्कुल किया है मलेशिया म्यांमार से होते हुए आगे तक, लेकिन हम कनेक्टिविटी को उतना अधिक अच्छा नहीं कर पाए हैं। म्यांमार की जो सरकार है इसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैन्य तानाशाही वाली सरकार है। हमारे फिर भी रिलेशंस ठीक ठाक ही हैं, बुरे भी नहीं कह सकते, लेकिन चीन के साथ इनकी बहुत ज़्यादा करीबी है। क्योंकि जैसे ही म्यांमार में, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, विश्लेषण है ये, जैसे ही म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, सैन्य शासन आया, तो अमेरिका ने इस पर काफ़ी सारे मात्रा में बैन लगाया, इसको सैंक्शन कर दिया। अब जैसे अमेरिका ने सैंक्शन किया, इसके साथ कौन खड़ा हो गया, इसके साथ खड़ा हो गया चीन, इसलिए चीन के ज़्यादा करीब पहुंच गया ये। उसी तरह से रूस जो है, रूस को भी रूस यूक्रेन वॉर के बाद में अमेरिका ने सैंक्शन किया भारी मात्रा में। अमेरिका का सैंक्शन भारत के लिए कितना ख़राब होता है वो देखिए ज़रा। अब रूस और चीन की करीबी बढ़ गई, इनकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा लगती है। रूस की इकॉनमी लगभग में मोर देन मेजॉरिटी की मात्रा में कह रहा हूँ मैं, चीन के ऊपर में फुली डिपेंडेंट हो गई है। इसी तरह का कुछ हाल नॉर्थ कोरिया का भी है, जिस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, तो ये चीन और रूस पर ही डिपेंड कर रहा है। आज नॉर्थ कोरिया की हम लोग चर्चा करेंगे, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब भारत को इसका काट निकालना पड़ेगा, भारत को कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा कि भाई हम भी अपना रेल लिंक वगैरह, सड़क लिंक वगैरह यहाँ पर बढ़ाएँ और अपने व्यापार को बढ़ाएँ। नॉर्थ ईस्ट हमारा अशांत है, अभी नॉर्थ ईस्ट हमारा अशांत है, इसलिए कई सारे प्रोजेक्ट में बाधा उत्पन्न हो रही है। म्यांमार में भी तख्ता पलट जब से हुआ है तब से भी कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो धीमा पड़ गए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, विश्लेषणात्मक चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन से ही जुड़ा हुआ है।
पुतिन साइन डिफेंस पैक्ट। अब ये क्या बोला है भाई, विथ किम जोंग उन। अपना भारतीय मीडिया किम जोंग उन दिन भर रटता रहता था। एक समय था जब मोदी जी शुरुआत में आए थे 2018-19 के आसपास, मोदी जी का दूसरा टर्म शुरू होने वाला था, उसके आसपास किम जोंग उन दिन भर चलता रहता था, नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना भी नहीं है। हमारा कोई लेना देना नहीं है उत्तर कोरिया के साथ में। हमारे ठीक है रिलेशन सही हैं, हमारी एम्बेसी है नॉर्थ कोरिया में, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया में हमारी एम्बेसी है। कोरियन वॉर में भारत ने आज़ादी के पश्चात से बड़ी मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई थी। भारत के साथ भी रूस ने ये पैक्ट किया था। कब किया था? तो बांग्लादेश वॉर याद है आपको, 1971। उससे ठीक पहले भारत ने यूएसएसआर के साथ में डिफेंस पैक्ट किया था कि यूएसएसआर पर आक्रमण भारत पर आक्रमण और भारत पर आक्रमण यूएसएसआर पर आक्रमण माना जाएगा। उसी प्रकार का कुछ पैक्ट अभी भी साइन किया गया नॉर्थ कोरिया के साथ में, जिस पर नॉर्थ कोरिया पर अगर हमला होता है तो वो किस पर हमला माना जाएगा? रूस पर हमला माना जाएगा, और रूस पर अगर हमला होता है तो नॉर्थ कोरिया पर हमला माना जाएगा। चूँकि ये माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही बड़े स्तर पर रूस की मदद कर रहा है यूक्रेन वॉर में, उसने रूस का समर्थन खुलेआम किया है, हथियारों के द्वारा रूस की भारी मात्रा मदद भी कर रहा है वो। और रूस और नॉर्थ कोरिया ने इस तरह के साइन भी पैक्ट कर लिए हैं, और ये कहीं ना कहीं अलार्मिंग होगा चीन के लिए भी। और किसके लिए होगा? तो ये होगा अमेरिका के लिए भी। चीन के लिए क्यों होगा? ध्यान से सुनिएगा ज़रा। चीन के लिए इसलिए होगा क्योंकि चीन नहीं चाहेगा कि नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के साथ जो गुट बन रहा है उस गुट में वो दिखे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया केवल अमेरिका ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उसको सही नहीं मानते, उसको बैन करके रखा हुआ, सैंक्शन करके रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ही अत्यधिक तानाशाही प्रकृति की सरकार वहाँ पर अभी स्थित है। किम जोंग उन, देख रही हैं ना आप इसको। तो इसीलिए चीन भी इसको लेकर चिंतित है कि इस तरह का पैक्ट क्यों साइन हुआ है। अमेरिका तो चिंतित है ही, उसको तो नींद ही नहीं आ रही होगी। तो नॉर्थ कोरिया की सीमा किससे किससे लगती है? तो नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा प्रायद्वीप है, कोरियन प्रायद्वीप, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीप है। इसके बीच में एक लाइन है, और उसके दक्षिण में दक्षिण कोरिया है, उत्तर में नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया की सीमा 2 ही देशों से लगती है, एक दक्षिण कोरिया से और एक चीन से लगती है, 2 ही देशों से लगती है। मैप पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए यही है नॉर्थ कोरिया, ये है नॉर्थ कोरिया। इसकी सीमा देखिए चीन से लग रही है, और यहाँ पर दक्षिण कोरिया से लग रही है। और किसी से भी लग रही है? रूस से लग रही है क्या? रूस से भी लग रही है क्या? बिल्कुल लग रही है। यहीं पर आप फंसेंगे, बिल्कुल। यहाँ पर माइक्रोस्कोप लेकर देखिए, थोड़ा सा सीमा जो है छोटा सा, वो किसके साथ में लगता है? तो रूस के साथ में इसकी सीमा लग रही है। तो ये 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। एक है रूस का नाम इसीलिए मैंने देर से बताया ताकि आपको याद रहे। जनरली जो मैप आप देखेंगे दूर से तो आपको 2 ही देश दिखेंगे इसमें, चीन और दक्षिण कोरिया, लेकिन थोड़ी सी पतली सी सीमा रूस के साथ भी यहाँ पर साझा करता है ये। और रूस जब जाते हैं किम जोंग उन यात्रा पर तो अपने ट्रेन में बैठ कर जाते हैं। खैर वो सब तो अलग बातें हो गई, मीडिया के लिए छोड़ देते हैं हम। यानी कि नॉर्थ कोरिया की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, दक्षिण कोरिया, चीन और रूस के साथ में लगती है। ये सभी देश जो हैं ये गुट बना रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ ये तीनों देश एक गुट का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो मोदी जी गए थे नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए, और ये पुराना नालंदा का भग्नावशेष है जिसको 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया था। क्यों जलाया गया था इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ मानी जाती है, लेकिन इसलिए माना जाता है जला दिया था क्योंकि उसको लगा कि इस तरह की चीज़ें और कहीं पर नहीं होनी चाहिए। दरअसल भारत का पतन वहीं से शुरू हुआ जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ को गिरा दिया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कल के वीडियो मैंने अंत में 2-3 चीज़ें बोल दी थी, आज मैं पहले ही बोल देता हूँ कि भारत में अब कोई नागार्जुन पैदा नहीं होता, भारत में अब कोई अश्वघोष पैदा नहीं होता, ब्रह्मगुप्त कोई पैदा नहीं होता, भास्कर प्रथम पैदा नहीं होता, आर्यभट्ट पैदा नहीं होता। केवल एम्प्लॉय भारत में पैदा होते हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो केवल और केवल एम्प्लॉयमेंट और कंपटीशन पर आधारित हो गई है। बच्चों को कंपटीशन से कुछ फुर्सत मिले तब तो कुछ नई चीज़ों की तरफ में ध्यान दें, पेट भरने की समस्या से छूटें तब तो पढ़ाई लिखाई की तरफ में ध्यान दें। अमेरिका में रिसर्चर्स को भारी मात्रा में पैसे दिए जाते हैं, यहाँ पर तो लोग नेट JRF इसलिए क्वालिफाई करना चाहते हैं ताकि कहीं से थोड़ा बहुत पैसा आ जाए सरकार का, बस इसीलिए होता है मुख्य रूप से।
अपने देश में कमी है किन चीज़ों की? नए सोच की, नए आइडियाज़ की कमी है। कल मैंने उदाहरण भी दिया था कि सुंदर पिचाई जी हैं, गूगल के एक एम्प्लॉय हैं, हम उनके सीईओ होने पर गर्व करते हैं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि वो केवल एक एम्प्लॉय हैं जिनको हटाया जाएगा कुछ दिनों के पश्चात, अभी नए सीईओ को बनाया जाएगा। चाहे वो सत्तर नडेला हो, चाहे कोई भी हो, वो सब के सब एम्प्लॉय हैं। कोई भी अपना नहीं है हमारा कुछ बड़ा प्रोडक्ट के नाम पर क्या है तो फूड डिलीवरी ऐप है, कपड़ा ख़रीदने का ऐप बना रहे हैं हम, है ना। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, कुछ नए चीज़ों का सृजन भारत में नहीं होता है। एक कहानी बताता हूँ इनलाइटनमेंट का क्या होता है। दरअसल हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो थी, हमारी पौराणिक एजुकेशन पॉलिसी भारत की, उसका मुख्य मोटिव होता था लोगों को इनलाइटेड करना, लोगों को जागृत करना। जागृत व्यक्ति का उदाहरण होता है जिसकी सोचने समझने की क्षमता अलग होती। छोटी सी कहानी बताता हूँ। जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद जी एक ही जहाज़ से यात्रा कर रहे थे यूएसए के लिए। एक ही जहाज़ से स्वामी विवेकानंद जी और जमशेदजी टाटा यात्रा कर रहे थे। दोनों भारत के बहुत बड़े लीजेंड, पता ही डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी का तो क्या ही कहना। तो जमशेदजी टाटा से पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं यूएसए? ऐसी बातचीत हुई तो उन्होंने पूछा, तो इन्होंने बताया जमशेदजी टाटा ने कि मैं स्टील का प्लांट भारत में लगाना चाहता हूँ, इसके लिए तकनीक लाने जा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी सीखने जा रहा हूँ, मशीन वगैरह ख़रीदारी करने जा रहा हूँ। तो विवेकानंद जी ने, चूँकि वो इनलाइटेड थे, जागृत थे, जिसको हमारे भाषा में क्या बोलते, ज्ञान की प्राप्ति या फिर नॉलेजेबल, डिग्री के लिए नहीं पढ़ा था उन्होंने, विवेकानंद जी ने डिग्री के लिए नहीं पढ़ा था। आपको समझिएगा ज़रा। इन्होंने बोला कि आप तकनीक लेने क्यों जा रहे हैं, आप मेटलर्जी साइंस लेने जाइए जिससे उस तकनीक का जन्म हुआ है। हम उस साइंस को क्यों नहीं सीख रहे हैं जिससे स्टील बनता है, स्टील बनाने की मशीन क्यों लेकर आ रहे हैं? तो फिर जमशेदजी टाटा को लगा कि ये चीज़ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो उन्होंने फिर बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की, IISc। ये भारत की सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कहाँ से आइडिया आया था? एक मॉन्क, जिसको क्या बोलते हैं, साधु महात्मा ने ये आइडिया दिया था। इनलाइटेड का मतलब ये होता है, नए चीज़ों का हम सृजन नहीं कर पा रहे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है, बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन ये अपने ग्लोरी का 10वां हिस्सा भी पालेगा ना, जिस तरह का था ये, तो भी भारत का उद्धार हो जाएगा। ठीक है। अमेरिका सैन्य बदौलत नहीं है, अपनी एजुकेशन के बदौलत है। ठीक है। पेड़ का जड़ मजबूत होना चाहिए, फल तो आते जाते रहते हैं ऋतुओं के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, डेट भी ध्यान में रखिएगा, कृपया करके डेट भी ध्यान में रखिएगा प्लीज़, क्योंकि डेट बीपीएससी पूछ लेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किन्होंने किया है, तो मोदी जी ने किया, किस तिथि को किया है। और डॉक्टर कलाम का ये आइडिया था, डॉक्टर APJ कलाम का ये आइडिया था कि नालंदा को फिर से रिवाइव किया जाए। 2010 में यूपीए गवर्नमेंट ने एक्ट पारित किया था, उसके पश्चात इसके निर्माण कार्य को और तेज़ कर दिया गया था। और डॉक्टर कलाम का ही आइडिया था कि भारत में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव करना चाहिए। इतने पहले इसको जलाया गया, अब तक की सरकारों ने क्यों नहीं सोचा था इसको? कितना सारा कुछ मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है कि फाइनेंस सेज नो टू हेल्थ रिक्वेस्ट फॉर $10 मिलियन फंड टू मीट G20 में जो हमने बातें की बड़ी बड़ी, किसकी बातें की? ग्लोबल डिजिटल इनिशिएटिव फॉर हेल्थ, इसको क्या कहा जाता है? GIDH। इसके बारे में नज़र नहीं गया है गुरु बीपीएससी यूपीएससी का, नज़र जा ही रहा होगा। द हिंदू पढ़ रहे होंगे आज क्वेश्चन सेट करने वाले, और मास्टर का वीडियो देख के आज सेट करेंगे। क्या नाम है इसका? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ वाज लॉन्च्ड एज द की डिलीवरेबल इन G20। जो भारत के मुख्य पहलू थे G20 में, जो दिल्ली घोषणा G20 के पश्चात जारी किया गया था, उसमें सबसे मुख्य घोषणाओं में से एक था क्या? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। अब ये क्या बला है भाई, पढ़ेंगे इसको। अगस्त 19 को गुजरात में, पिछले साल गुजरात, आपको पता होगा G20 के सभी अलग अलग बैठक अलग अलग राज्यों में घूम कर हुए थे, है ना। तो उसी के क्रम में अगस्त 2023 में 19 अगस्त को ये आयोजित किया गया था गुजरात में, और वहीं पर इस चीज़ पर फैसला लिया गया था कि भाई ये जो होगा ये हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव में से एक होगा G20 के तहत।
और हम इसको खड़ा करेंगे, पूरे दुनिया को सपोर्ट करेंगे। और भारी भरकम पैसा देने की भी हमने क्या कर ली थी, तो गारंटी ले ली थी। अब सरकार की गारंटी तो ले ली थी हेल्थ मिनिस्ट्री ने, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि हमसे पूछकर गारंटी ली क्या, हम तो पैसा देंगे ही नहीं। याद रहेगा आपको, इसलिए इस तरह की चीज़ें कह रहा हूँ। कुछ हुआ होगा जिसके कारण से विवाद है, सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, एक ही तो सरकार है। चलिए देखते हैं क्या है ये मुद्दा। देखिए क्या है कि डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल, इसी को कहा जाता है। 2023 भारत के G20 अध्यक्षता के दौरान WHO ने डिजिटल स्वास्थ्य वैश्विक पहल को वर्चुअल रूप से लॉन्च किया था, जो इस अवधि के दौरान सहमत 3 प्राथमिकताओं वाले में से एक पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। ये उस समय का न्यूज़ है। ये देशों को उनकी ज़रूरतों का आधार पर, अब जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा, देश को उनकी ज़रूरत के आधार पर उन्हें ओवरलैप से बचने के लिए संसाधनों का समन्वय करके और गुणवत्ता सुनिश्चित उत्पाद प्रदान करके 3 तरीकों से समर्थन प्रदान करने का काम इसमें किया गया था। इसमें यही किया गया था। ओके, अगला देखिए इसमें क्या है। GIDH का उद्देश्य क्या था। परिचय। नई GIDH पहल डिजिटल स्वास्थ्य वर्ष 2020-25 पर वैश्विक रणनीतिक कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए WHO नेटवर्क और फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगी। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति 2025 दुनिया भर में स्वास्थ्य के साथ स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ाने हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में रूपरेखा भी तैयार करती है कि भाई दुनिया भर में हेल्थ से जुड़ी हुई डिजिटल टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा उत्थान हो सके। WHO प्रबंधित नेटवर्क के रूप में GIDH का लक्ष्य आपसी जवाबदेही को मजबूत करते हुए वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य में हाल के एवं पूर्व के लाभों को समेकित करना और बढ़ाना रखा गया है। उद्देश्य क्या था इसका। डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए स्पष्ट प्राथमिक रूप से संचालित निवेश योजनाएं विकसित करना, डिजिटल स्वास्थ्य संसाधनों की रिपोर्टिंग करना, पारदर्शिता में सुधार करना, प्रगति में तेजी लाने के लिए क्षेत्रों के साथ साथ देशों में ज्ञान का आदान प्रदान सहयोग को सुविधाजनक बनाना। और क्या था इसमें कि 2020 से 25 पर वैश्विक रणनीति कार्यान्वयन और इसके अगले चरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता में भी वृद्धि करना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रखा गया है। 4 मुख्य घटक थे। कंट्री नीड्स ट्रैकर कि किस देश को क्या चाहिए, कंट्री रिसोर्स पोर्टल किस देश के पास में कितनी संसाधन है, ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स और नॉलेज एक्सचेंज, ये इसके मुख्य रूप से 4 घटक रखे गए थे। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ के 4 मुख्य घटक रखे गए थे। 4 मुख्य घटक को भी याद रखिएगा। भारत ने प्रॉमिस किया था कि $10 मिलियन हम देंगे इसमें, उसको लेकर भी थोड़ा सा विवाद हो गया है। दिल्ली घोषणा प्रमुख घोषणाओं में से एक था वैश्विक रूप से डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल को आगे बढ़ाना, GIDH को आगे बढ़ाना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।